बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं बका न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। अभी हालिया एक हादसा काफी हमारे सामने जो देखने में आया वो सोशल मीडिया पे काफी हद तक गर्दिश करता रहा। सुहेल शेख मर्डर या फिर खुदकुशी केस, ताहाल ये चीज अभी तफ्तीशी मराहिल में चल रही है कि ये मर्डर था या फिर खुदकुशी थी। हम इस केस को अपने चैनल से हर उस प्लेटफॉर्म पे तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि सुहेल शेख को इंसाफ नहीं मिल जाता। इस पर मैं बात करने के लिए आज मौजूद हूं पाकिस्तान रियल एस्टेट को ब्रोकर एसोसिएशन के चेयरमैन हयात खान साहब के पास, और उनसे मैं करूंगी कुछ सख्त किस्म के सवालात कि क्या वजह थी कि डिफलेरिया के होते हुए उन्होंने इस एसोसिएशन को बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मैं आपसे सवाल करूंगी कि डिफलेरिया के होते हुए आपको क्या लगा कि आपने जो है पाकिस्तान रियल एस्टेट को ब्रोकर एसोसिएशन को आपने ये स्टार्ट की है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ आने की ज़हमत की। दूसरी बात ये जो आपने सवाल पूछा है कि डिफलेरिया के होते हुए हमने ये पाकिस्तान रियल एस्टेट को ब्रोकर एसोसिएशन क्यों बनाई, तो इसका मुख्तसर आपको जवाब ये दूँ कि डिफलेरिया डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन की एसोसिएशन है, और हम जो एसोसिएशन हमने लॉन्च की है या एक साल पहले जिसकी बुनियाद रखी थी वो पाकिस्तान रियल एस्टेट को ब्रोकर एसोसिएशन है। यानी कि वो एक इलाकाई एसोसिएशन नहीं है, वो पूरे मुल्क की एसोसिएशन है। ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि ऑब्वियसली हम डिफेंस क्लिफ्टन में काम कर रहे हैं। एक अरसे से तकरीबन लगभग 20 से 22 साल हो गए डिफेंस क्लिफ्टन में काम करते हुए, और डिफलेरिया से हमारा चोली दामन का साथ है। और जो जिन लोगों को ब्रोकर्स के हवाले से नॉलेज है वो ये समझते हैं कि को ब्रोकर वो होता है जो कि किसी भी ऑफिस में, अगर मैं आपको डिफलेरिया से समझाऊं डिफलेरिया के हवाले से, तो डिफलेरिया के जो मेंबर्स हैं वो डिफलेरियंस हैं, और उनके ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं वो को ब्रोकर्स कहलाते हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ रियल इस्टेट की एसोसिएशंस काम कर रही हैं तो उनके जो मेम्बरान्स हैं वो उन एसोसिएशन से लिंक करते हैं, लेकिन को ब्रोकर्स जो हैं वो किसी भी एसोसिएशन के मेम्बर्स नहीं होते। इस वजह से हमने अपने को ब्रोकर्स, जिनकी के तादाद इस वक्त अगर हम सिर्फ डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के डिफलेरिया के अंदर तकरीबन 2000 मेंबर्स हैं इनके, लेकिन को ब्रोकर्स अगर देखा जाए तो उसकी कम से कम जो तादाद है वो 25,000 को ब्रोकर्स जो हैं वो डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन में काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी वो सुनवाई नहीं है जो कि डिफलेरिया के अंदर डिफलेरिया के मेम्बरान्स की है। तो इस वजह से हमने ये ज़रूरत महसूस करी। पहले हम काफ़ी अर्से तक ये डिफलेरिया से कहते रहे कि अपने बायलॉज पे अमल करें, क्योंकि डिफलेरिया के जो बायलॉज हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, यानी कि आपके ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी डिफलेरिया के मेंबर्स बन सकते हैं, एसोसिएट मेंबर्स। तो हम काफ़ी अर्से तक उनसे ये बात करते रहे, और लास्ट एजीएम जब इनकी हुई थी, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें हमने उनको एक अपना एजेंडा दिया था कि आप जो को ब्रोकर्स आपके हैं उनको आप अपना एसोसिएट मेंबर बनाएं, जो कि आपके बायलॉज में लिखा हुआ है। और इस हवाले से हमने जो डिफलेरिया के 4 ग्रुप्स हैं उनमें से 3 ग्रुप्स के जो चेयरमैन हैं उनसे उस लेटर पे साइन कराया और उनको जमा कराया। उनसे कहा कि ये एजेंडा आप अपनी एजीएम में लेके जाएं, अपने मेम्बरान्स जो आपके हैं उनसे आप इस पे जो है वोटिंग कराएं, और अगर वो कहते हैं कि आप अपने बायलॉज पे अमल करते हुए को ब्रोकर्स को अपना एसोसिएट मेंबर बनाए तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। लेकिन मौजूदा जो मैनेजिंग कमेटी है उसने हमारे इस एजेंडे को रद्द कर दिया, जबकि 3 ग्रुप्स के चेयरमैन, हालांकि आप लोगों को पता शायद हो कि डिफलेरिया के अंदर 4 ग्रुप्स काम कर रहे हैं इस वक्त, और वो 4 ग्रुप्स जो है इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन 3 ग्रुप्स के चेयरमैन के होते हुए, साइन होते हुए, एक ग्रुप ने जो है मैनेजिंग कमेटी के यूनिटी ने उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो डिफलेरिया के हवाले से। बाकी हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान रियल एस्टेट को ब्रोकर एसोसिएशन है वो ना सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन है बल्कि पूरे कराची में इस वक्त, और अब थोड़े अरसे में आगे चल के पूरे पाकिस्तान में अपने जो को ब्रोकर्स हैं उनको मेंबर्स बनाएंगे। अच्छा सर, जिस तरह आपने तजाद तो आपने बता दिया कि आप लोगों के और डिफलेरिया के दरमियान कहाँ पे तजाद पाए जाते हैं, लेकिन अब मैं तजाद की वजूहात जानना चाहूँगी कि वजूहात कहाँ पे। जिस तरह आपने बताया कि डिफलेरिया के बायलॉज में भी ये चीज़ शामिल है, तो क्या वजह है कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है पेट भरे वाली कहानी है ना, क्योंकि डिफलेरिया के अंदर जो सीनियर्स हैं वो ये भूल चुके हैं, अक्सरियत में ये भूल चुके हैं कि वो भी पहले को ब्रोकर्स थे। क्योंकि डिफेंस क्लिफ्टन में अगर एक अंदाजे के मुताबिक मैं सिर्फ आपको रफली ये बताऊं कि अगर 100 लोग हैं और बहुत सीनियर हैं, करोड़पति अरबपति हैं,
तो वो पहले जो है वो मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, उनमें बहुत सारे ऑफिस के प्यून थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दिया, उन्होंने मेहनत करी और आज वो बड़े मुकाम पे पहुंच गए। तो वो अपने साथ को ब्रोकर को खड़ा करना जो है वो अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे सीनियर्स हैं, मैं खैर नाम तो नहीं लूँगा, हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन उनके जहनों में ये चीज़ है कि मस्जिद में तो महमूद और अयाज साथ खड़े हो सकते हैं ना, लेकिन डिफक्लेरिया के अंदर डिफक्लेरियंस और को ब्रोकर साथ खड़ा होना उनके लिए बेइज्जती का बाइस बनता है। ये मेन एक वजह है जिसकी वजह से वो लोग नहीं चाहते। अच्छा, जिस तरह सर अभी आपने जिक्र किया कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है डिफक्लेरिया, ठीक है, तो ये इनके जो मेंबरान हैं वो तो तमाम करोड़पति हैं, तो क्या वजह है कि को ब्रोकर की जो है वेलफेयर नहीं करते हैं? देखिए, इस हवाले से मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं 20 साल से यहाँ पे हूँ डिफेंस क्लिफ्टन में। तो डिफक्लेरिया के जो मेम्बरान्स हैं वो बहुत लोगों को हेल्प आउट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ऐसे हेल्प आउट करते हैं कि एक हाथ देता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि डिफक्लेरिया के मेंबर भी हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको दिया है, लेकिन वो बहुत खुल के और बंद हाथ से वेलफेयर करते हैं। जहाँ तक आपने बात की डिफक्लेरिया वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अपने मेम्बरान्स के लिए या को ब्रोकर्स के लिए क्या वेलफेयर करते हैं, तो ये ज़रा बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये आपको अगर नेक्स्ट एजीएम होगी तो उसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि कौन से हेड में कितने पैसे खर्च हुए, तो उसमें वेलफेयर का भी हेड लिखा है और एंटरटेनमेंट का भी, वटेवर जो भी चीज़ें होती हैं जब उनका ये बैंक स्टेटमेंट वगैरह देते हैं, तो अगर आप वो देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वेलफेयर कर रहे हैं, किसकी वेलफेयर कर रहे हैं। बाकी इस हवाले से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ऑडिट होता है हर दफ़ा? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ऑडिट होता है। एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, और बगैर ऑडिट के यहाँ पे कोई काम नहीं होता। उस वक्त जब एजीएम होती है तो उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट होती है और एजीएम में वो अपने तमाम मेम्बरान्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा हयात साहब, यहाँ पे मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन इकराम को ये बताइए कि डिफक्लेरिया की मैनेजिंग कमेटी के आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं? डिफक्लेरिया की मौजूदा मैनेजिंग कमेटी से मेरा मुतमईन होना तो इतना बनता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ना डिफक्लेरिया की मैनेजिंग कमेटी से कोई ताल्लुक है, ना ही मैं डिफक्लेरिया का मेंबर हूँ। हाँ, ये जो सवाल है आपका, इसका जवाब आपको आने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये दोबारा इलेक्शन जीतते हैं, क्योंकि इलेक्शन में तो आएंगे, इलेक्शन में आए बगैर यहाँ लोगों की जो है वो रोटी वोटी हजम नहीं होती है, बिरयानी हजम हो जाती है, लेकिन इसका जवाब आपको आने वाले इलेक्शन में मिलेगा कि अगर ये लोग दोबारा जीत के आ जाते हैं तो इट मीन्स के जो इनके मेम्बरान्स हैं, जो इनको वोट देते हैं, जो इनको लेकर आते हैं, वो इनसे मुतमईन है, और अगर इनके लोग हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो इनसे मुतमईन नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है तो ऑब्वियसली हम अपने काम पे लगे हुए, हम इनके मामलात में ऑब्वियसली इंटरफेरेंस नहीं देते, ना ही वो हमारे मामलात में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन एक अरसा हो गया है इन लोगों के साथ हमें काम करते हुए, हमारे भाइयों की तरह है, फैमिली है हम एक, तो जहाँ उन्हें हमारी ज़रूरत होती है वो हमें अप्रोच करते हैं, जहाँ हमें उनकी ज़रूरत होती है हम उनको अप्रोच करते हैं। अच्छा हयात साहब, यहाँ पे मैं आपका ये मौक़िफ़ जानना चाहूँगी कि सुहेल शेख जो अभी हादसा रोनुमा हुआ, इसमें इन्होंने बजाय डिफक्लेरिया से मदद तलब करने के वो और इदारों की तरफ गए, तो क्या उनको डिफक्लेरिया पे भरोसा नहीं था कि यहाँ से जो मेम्बरान हैं जो कि करोड़पति हैं वो उनकी मदद करते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने सुहेल शेख की बात की, सुहेल शेख हमारा दोस्त था, हमारा भाई था, अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे। सुहेल शेख ने डिफक्लेरिया से मदद क्यों नहीं ली ये तो ऑब्वियसली सुहेल शेख ही बता सकता है इस हवाले से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सुहेल शेख ने, अगर जैसे कि लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये मर्डर है और कुछ लोग कह रहे हैं ये सुसाइड है, तो मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर है कोई घरेलू मसला तो है नहीं, एक मर्डर का केस है, एक आदमी की जान चली गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि हर आदमी जो है वो शर्लॉक होम्स बना हुआ है या 007 जेम्स बॉन्ड बना हुआ है और वो हर केस के पीछे लग जाता है। तो एक तो पहली बात ये कि जो लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जुडिशल इंक्वायरी इसकी चल रही है, तो जब तक ये केस चल रहा है और ये क्लियर नहीं होता कि ये सुसाइड है या मर्डर है, इसके ऊपर बात करने से थोड़ा सा गुरेज करें। और हम तमाम लोगों की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जो है उसको गरीक रहमत करे और उसको इंसाफ मिले, उसकी फैमिली को इंसाफ। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात ये है कि 1 साल पहले उसकी शादी हुई, वाइफ उसकी प्रेग्नेंट है। मैं क्या कहूँ, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है हवाले से कहने के लिए कि उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे मैं
ये बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान रियल एस्टेट को ब्रोकर एसोसिएशन ने कोई भी पॉइंट स्कोरिंग किए बगैर सुहेल के केस में सिर्फ एक काम ये किया है जो हम कर सकते थे और जो तमाम लोग कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, कि उसके लिए एक दुआए इज्तिमाई दुआए मग़फ़िरत का इंतज़ाम करें, जो हमने किया। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे और उसको जन्नत में जगह दे। दूसरी बात जो आपने की कि उसने मदद और इदारों से क्यों मांगी, तो ऑब्वियसली डिस्क्लेरिया जो है वो कोई सलामती का इदारा तो नहीं है या ISI नहीं है। डिस्क्लेरिया को जब पता चला इस केस के हवाले से, या डिस्क्लेरिया के पास या जितने भी डिस्क्लेरिया, इवन मुझसमेत जितने भी लोग हैं, उनको इस केस के बारे में उसके मर्डर के बाद पता चला, क्योंकि उसकी जो वीडियो आई थी वो उसके मर्डर के बाद आई थी। अब सुहेल शेख डिस्क्लेरिया के पास क्यों नहीं गया, ऑब्वियसली वो बता सकता है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं हो सकता है कि वो डिस्क्लेरियंस को या डिस्क्लेरिया को या एसोसिएशन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है। क्योंकि जाहिर है जब आप पब्लिकली कोई आपका इशू होता है और आप लेके जाते हैं तो आपके पूरे ख़ानदान की उसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, और आपके दोस्त यार जिन जगहों पे आप काम करते हैं वो आपको नेगलेक्ट करते हैं, भागते हैं, नहीं देते हैं। और जहाँ तक लोगों की मदद करने का सवाल है तो मैं खुद ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर वो जाता तो डिस्क्लेरिया के मेंबराज और उसके जो दोस्त यार हैं वो डेफिनेटली उसके केस को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, जराये के मुताबिक डिस्क्लेरिया में जो वैसे ही काफ़ी केसेस जो बहुत हाई लेवल केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सुहेल शेख ने यही वजह थी जो डिस्क्लेरिया से मदद तलब नहीं की अपने केस में? देखिए, ये जो आपने बात की ना, बिल्कुल ऐसा है। डिस्क्लेरिया के अंदर बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है और नहीं सॉल्व हुए, लोगों के मसाइल सॉल्व नहीं हुए। असल में बेसिकली जो ब्रोकर्स होता है, रियल एस्टेट ब्रोकर, उसका सिर्फ एक इशू है और वो है उसका कमीशन। हम काम करते हैं अपने कमीशन के लिए, और अगर वो कमीशन रिकवर ना हो तो फिर इसका मतलब है कि वो सारे मामला पेंडिंग है। तो माइट भी पॉसिबल ऐसा कोई सिलसिला हो, क्योंकि सुहेल शेख काफ़ी उसके ताल्लुकात भी थे, डिस्क्लेरिया की मैनेजिंग कमेटी के लोग भी उसको काफ़ी हद तक जानते थे। तो हो सकता है ये वजह भी हो कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा हो कि जब मामला सॉल्व नहीं हो रहा है डिस्क्लेरिया के अंदर तो मैं जाऊंगा तो मैं जलील हूँगा, और क्या हो सकता है इसके बाद। अच्छा, आपकी इसी बात से मैं एक सवाल पूछूंगी। जिस तरह आपने कहा कि ये यही वजह हो सकती है कि सुहेल शेख नहीं गए वहाँ पे, तो क्या ये वहाँ की मैनेजिंग कमेटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं है उनकी कारकर्दगी पे? नहीं, देखिए, सवालिया निशान तो मेरा ख्याल है एक नहीं दो हैं, और वो दूसरा एक सवालिया निशान तो आपने कहा है। दूसरा सवालिया निशान ये है कि अगर मैनेजिंग कमेटी अपने मेम्बराज के लिए प्रॉपरली काम कर रही है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट मिलेंगे, और अगर वो नहीं कर रही है तो डिस्क्लेरिया के लोग, मेरा ख्याल है कि अक्सरियत में मैट्रिक पास हैं, और मैट्रिक पास जो आदमी होता है उसका थोड़ा सा IQ लेवल भी अप होता है, वो ये देखते हुए आने वाले इलेक्शन में इनको रिजेक्ट करेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सही है, मतलब आप आने वाले इलेक्शन में जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं साकिब शाह साहब, आपको लगता है कि वो इलेक्ट नहीं होंगे? मैं ये कैसे कह सकता हूँ। अब बात यह है ना कि साकिब शाह के मसले में मुख्तलिफ राय हैं लोगों की ना, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो ग्रुप लेवल पे होते हैं। अब साकिब शाह साहब जिस ग्रुप से बिलोंग्स करते हैं, ऑब्वियसली वो पावरफुल ग्रुप है, इस वक्त मैनेजिंग कमेटी में है, और जब से डिस्क्लेरिया बनी है वो किसी न किसी तौर पे मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा रहे। अब आने वाले इलेक्शंस में अगर साकिब शाह खड़ा होता है इलेक्शन में तो मेरा ख्याल है कि 50-50 चांसेस होंगे कि वो जीत भी सकता है और हो सकता है कि हार जाए। अच्छा, ये डिस्क्लेरिया में भी दो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक क्लिफ्टन के और एक है डिफेंस के। ये वकुआ जहां पेश आया वो डिफेंस का था, तो आपको नहीं लगता कि डिफेंस के वाइस प्रेसिडेंट साकिब शाह साहब, उनको संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए था? वो तो इस हादसे के भी 3 दिन के बाद गए उनके मामू से मिलने। देखिए, अब इस हवाले से मुझे तो नहीं पता कि साकिब शाह जो है वो सुहेल के घर 3 दिन के बाद पहुंचा या 4 दिन के बाद पहुंचा या एक दफ़ा गया, लेकिन अगर ऐसा है जैसा कि आपने बताया तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती है और साकिब को जाना चाहिए था। और साकिब को ही नहीं, और जितने भी लोग थे, जो वेलफेयर सेक्रेटरी साहब हैं, उनको भी जाना चाहिए था, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि बेहिसाब सेक्रेटरीज हैं, उन तमाम लोगों को वहाँ मौजूद होना चाहिए था। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो कि हमने सुना है और हमने देखा भी कि प्रेसिडेंट डिस्क्लेरिया और जनरल सेक्रेटरी डिस्क्लेरिया, वो जो सुहेल के मामू हैं, उनके साथ हर जगह पे मौजूद रहे।
लेकिन साकिब शाह नहीं थे, तो अब ये साकिब शाह ही बता सकते हैं इस हवाले से, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो डिफ्लेरिया के बायलॉज में एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पर लिखी गई है कि जितने भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान होंगे वो किसी भी तरह का ज़ाती मफाद के तौर पर इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मुल्तान में मेंबर्स ने डीलरशिप ली है, तकरीबन 8 मेंबर्स ने, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको तो माशाल्लाह काफ़ी डिफ्लेरिया के बायलॉज के हवाले से भी काफ़ी मालूमात हैं और बिल्कुल ऐसा ही है। हलफ लिया जाता है कि ज़ाती मफादात जो है अगर मैनेजिंग कमेटी में आते हैं तो नहीं लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपने खुद ही बताया कि मुल्तान के हवाले से, मुल्तान DHA में जो है वो 8 लोगों ने मैनेजिंग कमेटी के लिए है मेंबरशिप। देखिए, सिलसिला ये है कि ये जो हल्फ होता है ना, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं ना और बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर वो कहाँ चली जाती हैं ये नहीं पता चलता। तो ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हमने हल्फ को, कुरान को जो है नाउज़ुबिल्लाह एक मजाक बनाया हुआ है। उस पर हम सारी चीज़ें करते तो हैं, लेकिन उस पर जब अमल करने का टाइम आता है तो फिर हम आगे पीछे हो जाते हैं। अब बाकी अगर उन्होंने फ़ायदे लिए तो भाई उन्होंने नोट भी खर्च किए। देखिए ना, इलेक्शन जब डिक्लेयर के होते हैं तो तकरीबन एक ग्रुप जो है वो मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ रुपए के अराउंड में खर्च करता है। यानी कि एक वेलफेयर एसोसिएशन के इलेक्शन पे तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो अब जो 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है वो मेरा ख्याल है कि वो कोई नॉनसेंस आदमी तो नहीं होगा ना। वो जब उस सीट पे आएगा तो वो अपना रिकवरी करेगा, और जब अपनी रिकवरी करेगा तो ऊपर से भी कुछ ना कुछ तो लेगा। तो अगर उन्होंने लिया है तो बहुत अच्छा किया है, और जो आने वाले लोग हैं उनको भी लेना चाहिए मेरा ख्याल है। हलफ के साथ साथ अगर फ़ायदे ना लें तो फिर पाकिस्तानी और मुसलमान होने का फ़ायदा नहीं बनता ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपकी को ब्रोकर एसोसिएशन है, आपने अपने मेंबरान्स के लिए क्या किया? देखिए, हमने जो ये पाकिस्तान रियल एस्टेट को ब्रोकर एसोसिएशन बनाई थी, इसको 1 साल हुआ है, और 1 साल के इस पीरियड में हम रमज़ान के हवाले से हमने काफ़ी काम किया। लोगों को, जो हमारे लोग थे पूरे कराची में, हमने उनको राशन के हवाले से उनकी मदद की। जो कैश में हम कर सकते थे हमने अपने दोस्तों के लिए किया। और आपको एक बात ये भी बताऊं, जैसा कि आपको पता होगा, जब इतनी सारी चीज़ें आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि डिफ्लेरिया जो है वो मेंबरशिप फ़ीस भी लेती है 23,500 रुपये, और उनकी एनुअल फ़ीस भी होती है 24-2500 रुपये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ना कोई मेंबरशिप फ़ीस लेते हैं हम, ना ही हम कोई सालाना कोई फ़ीस लेते हैं, ना ही अपने पास मेंबर बनाने के लिए कोई 2-4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट है आतिफ जैदी भाई, वो है, मैं हूँ, और हमारे जो चंद दोस्त हैं वो मिलके अपने हिसाब किताब में जो भी कुछ होता है हम अपने पास से अपने ब्रोकर्स के लिए जो भी कुछ हो सकता है फ़िलहाल वो कर रहे हैं। और फिर उनके मेडिकल के हवाले से, क्योंकि JDC के जो हमारे ज़फ़र अब्बास भाई हैं वो, और हमारे प्रेसिडेंट जो है आतिफ जैदी भाई, वो बहुत उनका इंटरलिंक है वेलफेयर के हवाले से, क्योंकि आतिफ भाई हमारे जो है आतिफ जैदी भाई प्रेसिडेंट, वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं JDC के हवाले से। तो हम वहाँ से भी जो वेलफेयर अपने दोस्तों की करवा सकते हैं, अपने को ब्रोकर्स की, वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल राइट नाउ अभी हम मेंबरशिप के प्रोसेस में हैं कि अपने जितने मैक्सिमम मेंबर बना सकें बनाएं, और उसके बाद फिर हम उनके लिए फंडिंग जिस तरीके से भी हो सके वो हम उनके लिए फंडिंग करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह आपने कहा कि आप लोग अपने मेंबर से कोई फीस चार्ज नहीं करते, ठीक है, जबकि आपकी अभी ऑर्गेनाइजेशन भी, एसोसिएशन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, डिफ्लेरिया काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है, जबकि उसके जो तमाम मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबरान हैं वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या वजह है कि वो मेंबरशिप फ़ीस चार्ज करते हैं 23,600 रुपये, सालाना उनके 3200 रुपये अलग होते हैं, और वो पैसे किस मद में खर्च करते हैं? देखिए, वो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑडिट रिपोर्ट उनकी आती है तो उसमें पूरा उनका सिलसिला होता है कहाँ खर्च करते हैं। लेकिन आजकल डिफ्लेरिया जो है वो पिछले 4-5 साल से जो है वो जायदादें बनाने में लगी हुई है, और माशाल्लाह जायदाद बना रहे हैं। अभी DHA सिटी में भी उन्होंने एक प्लॉट लिया था और उस पर वो डिफ्लेरिया हाउस वहाँ पे तामीर करना चाह रहे हैं। तो बड़े लोगों की बड़ी कहानियाँ हैं। हम तो गरीब गुरबा लोग हैं, तो हमारी गरीबों वाली कहानियाँ हैं, राशन का थैला दे दिया, या किसी को जिला अस्पताल में एडमिट करा के जो भी इलाज करा दिया उसका, या वटेवर जो छोटा मोटा काम कर सकते हैं। लेकिन डिफ्लेरिया बड़ी एसोसिएशन है, वो बड़े पैमाने पर बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, इतने बड़े काम करते हैं कि वो हम बता नहीं सकते कितने बड़े काम। अच्छा, ये टूर्नामेंट होता तो मेंबरान के लिए है, लेकिन उसमें बाहर से खिलाड़ी बुलाए गए थे, तो क्या फंड्स कहाँ जा रहे हैं? ये तो यहाँ पे भी एक सवालिया निशान है डिफ्लेरिया के ऊपर। जहाँ तक आपने टूर्नामेंट की बात करी तो मैं आपको बताऊं कि ये वेलफेयर एसोसिएशन है, और इसका एक बहुत बड़ा फंड जो है वो जनरेट होता है क्रिकेट टूर्नामेंट से, और ये आज से नहीं हो रहा है,
जब से डिफक्लेरिया बनी है हर साल ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, और इस हवाले से जो आपने कहा बाहर के लड़के खिला रहे हैं, तो उसका जवाब भी आप ही ने दिया कि इन्होंने डिफक्लेरिया के बाहर से, बहरिया से और दूसरे बिल्डर से, डीलर से जो है वो इस हवाले से फ़ंड लिए। अब जिनसे फ़ंड लेंगे उनके लोग तो खिलाएंगे ना यार। अब ये जो जुल्म है कि किसी से आप 1 करोड़ रुपये ले लो और बोलो मैं तुम्हारे भांजे को नहीं खिलाऊंगा, तो 1 करोड़ तो नहीं देगा, फिर चेक बाउंस से आएगा। तो बहरहाल बाहर के लड़कों के हवाले से हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं आतिफ जैदी भाई, उनको बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का, और उन्होंने जो है इस हवाले से मैनेजिंग कमेटी में काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था, और उस प्रोटेस्ट के नतीजे में जो है आतिफ जैदी भाई की टीम आउट हो गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये फंडिंग कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, तो मैं तो आपको अल्लाह की कसम खा के बताऊँगा भाई, मुझे नहीं पता कि फंडिंग जा कहाँ से रही है। हाँ ये मुझे पता है आ कहाँ से रही है, बाकी जा कहाँ रही है ये मुझे नहीं पता। बहुत शुक्रिया हयात साहब हमारे प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। पाकिस्तान रियल एस्टेट को ब्रोकर एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे हयात खान साहब। बहुत से सख्त सवालात के आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन इकराम को डिफक्लेरिया के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपका प्रोग्राम कैसा लगा इस हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि प्रोग्राम को हम मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। कैमरामैन सईद मलिक के साथ दुरे शहवार को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए बका न्यूज़।